हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आजकल एक बहुत चर्चित नाम पेटीएम। क्या होगा 29 तारीख के बाद पेटीएम का? क्या होगा उन पैसों का जो आपके पेटीएम वॉलेट में है? और क्या होगा जो आपने पेटीएम के थ्रू अपने शेयर खरीद रखे हैं, गोल्ड खरीद रखा है, या अपने फास्टैग जैसी चीजों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है? क्या पेटीएम 29 तारीख के बाद भी वर्क करेगा? क्या आपका पैसा पेटीएम में सुरक्षित है? और क्या वजह है कि अचानक तेजी से दौड़ते पेटीएम पर आरबीआई को रोक लगानी पड़ी? ये ऐसे तमाम सवाल अलग अलग लोग हम मेरे से कर रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो एक कंप्लीट वीडियो बनाते हैं जिसमें तमाम सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से आपको देते हैं, जिससे आपकी शंकाएं मिट सकें और मैं वीडियो के बहाने आपसे बात कर सकूं। नमस्कार, मैं हूं गुलशन सैफी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फोल्डर। दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पेटीएम है क्या। पेटीएम की जो मदर कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, ये साल 2010 में अस्तित्व में आई और साल 2014 में इसने पेटीएम वॉलेट जैसी सुविधा बनाई और साल 2015 में इसने क्यूआर कोड से पेमेंट वाला मोड इजाद किया। तो अब आप समझ चुके हैं कि कंपनी नई नहीं है, साल 2010 से वर्किंग कर रही है। पेटीएम जो कंपनी है ये विजय शेखर शर्मा की है, जो नोएडा की बेस्ट कंपनी है और हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं विजय शेखर शर्मा। ये अपने आप में बहुत बड़ी चर्चा रही थी कि विजय शेखर शर्मा एक हिंदी मीडियम का छात्र इतनी बड़ी कंपनी करोड़ों बिलियन की कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे उसको चला सकते हैं। लेकिन ये सब अपवाद था। विजय शेखर शर्मा ने इस कंपनी को चलाकर भी दिखाया और बनाकर भी दिखाया। पेटीएम का सबसे बड़ा जो इन्वेस्टर है एंट कंपनी है, यानी ANT, जिसके पास करीब 10% शेयर पेटीएम का है। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये चीजें आगे वीडियो में आने वाली हैं, तो एक भूमिका बांध दूं जिससे आपको आगे एकदम से अचानक से ये ना लगे कि ये नाम कैसे आ गया। दोस्तों, बात करते हैं साल 2024 31 जनवरी की, जहां आरबीआई ने अपने एक एक्ट 35A 1914 एक्ट का प्रयोग किया और सीधे तौर पर पेटीएम को कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद आप पेटीएम वॉलेट बैंक के नए कस्टमर नहीं बनाएंगे। दोस्तों, साल 2018, साल 2022, साल 2023 में भी पेटीएम को इस तरह की चेतावनी आरबीआई की ओर से जारी की गई। दोस्तों, नॉर्मल बैंक में और पेटीएम में क्या अंतर है यह भी आज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट पेटीएम के बारे में बता के इस वीडियो को खत्म कर दूं तो शायद आप मेरी बात को उतना एंड तक नहीं समझ पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक और शेड्यूल कमर्शियल बैंक में क्या अंतर होता है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं HDFC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक। ये तमाम वो बैंक हैं जहां आप जाते हैं बैंक में और वो आपको बैंकिंग सेवाएं देते हैं, जहां से आप लोन भी ले सकते हैं और आप अनलिमिटेड पैसा जमा करा सकते हैं और अनलिमिटेड पैसा उनसे ले सकते हैं। लेकिन जो पेमेंट बैंक है, जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक, इनकी एक लिमिट होती है कि ये 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते, ये किसी को लोन भी नहीं दे सकते। लेकिन अभी हाल ही में देखा होगा आपने कि पेटीएम ने कार्ड रूपी एक सेवाएं निकाल दी थी, क्रेडिट कार्ड की तरह, डेबिट कार्ड की तरह, कि आप किसी जो पेट्रोल पंप पे जाइए और आप हमारे कार्ड के जरिए पेट्रोल भरवाइए, आपको 10% 5% कैशबैक के रूप में मिलेगा। तो एक प्रकार का एक क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा थी जो कि पूरी तरह से पेटीएम के लिए गलत थी, ना ही इसको इसकी अनुमति थी। अभी हाल ही में हमने देखा कि पेटीएम ने लोगों को छोटे छोटे उधार 4,000, 16,000, 12,000 रुपए देने शुरू कर दिए, जो कि पेटीएम के पास इसकी परमिशन नहीं थी। यानी अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि पेटीएम अपनी जो इरेगुलरिटी थी उनको लेकर के आरबीआई की नजरों में खटक रहा था। अब नॉर्मल बैंक को भी मॉनिटरिंग करती है आरबीआई और पेटीएम जैसे बैंकों को भी आरबीआई ही मॉनिटरिंग करती है। इनके ऊपर जो मॉनिटरिंग करने का काम है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी जिसको आरबीआई कहा जाता है, तो अब वो उनको मॉनिटरिंग करती है और जहां इनकी कमी होती है तो वो नकेल कसने का भी काम करती है। तो पेटीएम के साथ में 3-4 तरह की ऐसी बेसिक प्रॉब्लम थी जिसको लेके आरबीआई की नजरों में बार बार वो कमियां खटक रही थी, वो इरेगुलरिटी सामने आ रही थी। अच्छा, ये इस पे चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि जब पेटीएम इतना कुछ कर रहा है और पेटीएम नियम भी तोड़ रहा है,
और हमारे पास बैंक भी हैं, तो पेटीएम जैसी सुविधाएं लाई क्यों गई थी? दोस्तों, जो लोग बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे थे या छोटे इन्वेस्टर थे, छोटे दुकानदार थे, उन्हें 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के रूप में एक बैंक से जोड़ा जा रहा था, क्योंकि ओवरऑल पेटीएम भी कहीं ना कहीं बैंक से ही जुड़ा है, चाहे वो भले ही आरबीआई से जुड़ा है या किसी और बैंक से जुड़ा है, लेकिन वो जुड़ा तो बैंक से ही है। तो ऐसे इन्वेस्टरों तक पहुंच बन सके और वो बैंकिंग प्रणाली में आ सके, इसलिए पेटीएम को अनुमति दी गई और शायद ढील दी गई। अनुमति के नाम पर अगर मैं सही शब्द का प्रयोग करूं तो ढील कहा जाएगा। साल 2016 में नोटबंदी हुई और पेटीएम ने देखते ही देखते दिन दुगनी रात चौगनी वाली कहावत चरितार्थ करते हुए हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों कस्टमर अपने बना लिए। आरबीआई ने इनको बार बार बोला कि साहब आप कस्टमर्स तो बना रहे हैं, साल 2018 में भी बोला, 22 में भी बोला, 23 में भी बोला कि आप कस्टमर्स तो बना रहे हैं, लेकिन आप उनका केवाईसी नहीं कर रहे हैं। कोई भी आदमी आपका ऐप डाउनलोड करता है, खुद को उससे जोड़ता है और लेन देन शुरू कर देता है। तो क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा व्यक्ति है जो जा रहा है उसका घर देखने के लिए, दुकान देखने के लिए, या जो उसके कागज हैं वो चेक करने के लिए, यानी उसने जो आधार कार्ड लगाया वो वैलिड भी है या नहीं है? तो ऐसे आप अपने कस्टमर्स की, या जिसको केवाईसी कहा जाता है, वो नहीं कर रहे हैं। इस पर बार बार पेटीएम सफाई देता रहा कि हमारा जो नेटवर्क है उसके करोड़ों कस्टमर्स हैं, तो एक दिन में हमारा केवाईसी कर पाना संभव नहीं, हालांकि हम धीरे धीरे इस काम को कर रहे हैं। तो वो कछुए की चाल से इस काम को अंजाम देता रहा और लगातार आरबीआई साल दर साल इसको चेतावनी देता रहा। अब हुआ क्या कि साल 2024 में जब पेटीएम को आरबीआई ने समझ लिया कि भाई अब ये मानने वाला नहीं है, अब इसको पूरी तरह से रोक दिया जाए, तो 31 जनवरी को उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें पूरी तरह से 29 फरवरी के बाद पेटीएम पर रोक लगा दी गई कि वो पेटीएम वॉलेट बैंक के कस्टमर्स नहीं बनाएगा। दोस्तों, जो पेमेंट का जो ये पेटीएम वॉलेट बैंक है, ये है क्या, ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, पेटीएम दो तरह से काम करता है। एक पेटीएम सीधा बैंक से जुड़ा होता है और एक सीधा वॉलेट बैंक से जुड़ा होता है जो पेटीएम की अपनी शाखा है। जैसे मान लीजिए आपने 20 रुपए की चीनी एक दुकान से खरीदी, 20 रुपए का दूध एक दुकान से खरीदा और 20 रुपए की चाय पत्ती एक दुकान से खरीदी, तो आपने 3 अलग अलग दुकान पर जाकर क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करी। तो जब आप बैंक में पासबुक एंट्री कराने जाएंगे तो आपकी 3 एंट्री होगी 20-20 रुपए की अलग अलग दुकान की। लेकिन यही काम अगर आप इस तरीके से करें कि आप बैंक से 5,000 रुपए निकाल के अपने पेटीएम वॉलेट में डाल दें और फिर 3 दुकान पर आप शॉपिंग करें क्यूआर कोड के जरिए, तो आपकी कोई एंट्री नहीं आएगी पासबुक में, आपकी सिर्फ एक एंट्री आएगी 5,000 रुपए की, जो आपने बैंक से निकाल करके पेटीएम बैंक में डाले। तो अब आप अंतर समझ गए होंगे कि पेटीएम वॉलेट बैंक को बंद किया जा रहा है, ना कि पेटीएम को। अब पेटीएम में आपका पैसा है, या पेटीएम से आपने शेयर खरीदे हुए हैं, या पेटीएम का आपने आईपीओ लिया हुआ है, आपने गोल्ड खरीदा है, या अपना फास्ट टैग में पेटीएम से पैसे डाले, उस पैसे का क्या होगा? 29 फरवरी के बाद जो अभी तक की डायरेक्शन है, योगेश दलाल जो मैनेजर आरबीआई के, उनकी जो अभी तक की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अनुसार 29 तारीख तक जितना पैसा आपके पेटीएम वॉलेट में होगा उसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको उठा के अपने बैंक में ट्रांसफर कर देंगे और जाके अपने एटीएम कार्ड से आप उस पैसे को निकाल लेंगे, या चेक के जरिए, या जैसे भी आप उसको लेना चाहें ले सकते हैं। आप फ्रीडम है, आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि नॉर्मल बैंक को भी और पेटीएम को भी आरबीआई ही मॉनिटरिंग करता है। और आरबीआई ने यहाँ भी कस्टमर के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने आर्टिकल 35A एक्ट 1949 का उपयोग किया है, जिससे कस्टमर के हितों का ध्यान रखा गया है। तो कस्टमर्स को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो पैसा है, जैसे मान लीजिए आपने फास्ट टैग में पैसे रखे 5,000 रुपए और 29 फरवरी तक आपके 1,000 रुपए इस्तेमाल हो पाए और बाकी के जो 4,000 रुपए वो आगे भी आप इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन उतना ही इस्तेमाल करेंगे कि जितना आपका 29 फरवरी से पहला जो पेटीएम वॉलेट में होगा वो आप पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। चाहे आप उसको 1 साल में इस्तेमाल कीजिए, चाहे 6 महीने में इस्तेमाल कीजिए, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अब आते हैं हम दूसरी चीज पर कि आपने मान लीजिए पेटीएम के शेयर खरीदे हुए या आईपीओ, और आईपीओ के संग में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि लोगों को लगता है कि पेटीएम बहुत बड़ी कंपनी है, पेटीएम एक ब्रांड है, पेटीएम ने बहुत तरक्की की, 2-4 सालों में पेटीएम तो छा गया पूरी दुनिया में। तो अगर इसके आईपीओ पे आप नजर डालेंगे तो कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है और अमूमन आईपीओ की जो वैल्यू लगाती है वो स्टार्टिंग पीरियड में, तो कंपनी की तरक्की के अनुसार उसके आईपीओ की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन आईपीओ साल 2020 में पेटीएम लेके आई थी और आज तक उस वैल्यू पे नहीं पहुंच पाई जो ओपनिंग वैल्यू थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में पेटीएम की क्या वैल्यू है कि साल 2020 से साल 2024 तक आईपीओ आने के बाद आज भी
वहां तक नहीं पहुंचा जो ओपनिंग वैल्यू थी। और दूसरी बात, जब आरबीआई ने सख्ती की नोटिस जारी किया तब उस समय 761 रुपए पे शेयर था पेटीएम का, जो गिर के 609 रुपए पर आ गया, यानी 150 रुपए की गिरावट। और लोगों ने धड़ाधड़ पैसा निकालना शुरू कर दिया। पेटीएम चेता, पेटीएम ने कहा ये हो क्या रहा है। पेटीएम ने कहा हम बर्बाद हो जाएंगे बुरी तरीके से, शायद हम अगला हफ्ता भी नहीं देख पाएंगे। तो उसने एक लोअर सर्किट लगा दिया शेयर मार्केट में कि सर इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। यानी पेटीएम भी खुद अपने आप में घबराया हुआ है कि आखिर वो कैसे काम करेगा। लेकिन पेटीएम लगातार अपने कस्टमर्स को, जैसे आप पेटीएम ऐप खोलते हैं तो एक मैसेज दे रहा है कि योर पेमेंट ऐप कीप विल वर्किंग बियॉन्ड 29 Feb 2024। यानी इसका अर्थ होता है कि पेटीएम जो आपका पेमेंट का ऐप है ये काम करता रहेगा, आप घबराइए मत। अब पेटीएम ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि कई बार पेटीएम को पहले भी वार्निंग मिल चुकी है, तो पेटीएम कोई ना कोई रास्ता निकाल रहा है। पेटीएम आप कर क्या सकता है, वो भी रास्ता आपको समझना पड़ेगा कि पैसा तो आपका सेफ है, 29 तारीख जितना भी पैसा आपका पेटीएम में वो सेफ है, आप कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, उससे पेमेंट पे जरूर रोक लग जाएगी। रोक किस तरह लगेगी कि आप डायरेक्ट पेटीएम से नहीं कर पाएंगे। जो आपने जहां इन्वेस्ट किया, फास्टैग में डाला तो फास्टैग आप इस्तेमाल कर लेंगे, आपने कहीं और इन्वेस्ट किया तो वो आप यूज कर लेंगे। लेकिन पेटीएम को पूरी तरह से वैलिड बैंक पे रोक लग जाएगी। आप ना तो उसमें डाल पाएंगे पैसा, ना ही नए कस्टमर बन पाएंगे। लेकिन जो पहले से पैसा है उसको लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो हर हालत में सुरक्षित है। चाहे उसे बैंक से निकाल लीजिए या वैलेट, जो वॉलेट बैंक है उससे ट्रांसफर करके अपने अकाउंट में भेज करके आप ऐसे भी पैसा अपना निकाल सकते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, रुपए जो होता है या जो बाकी के ऐप है ये क्या करते हैं कि जैसे ही आपने क्यूआर कोड से स्कैन किया और आपने मान लीजिए 5,000 रुपए की पेमेंट भेजी, तो ये जैसी पेमेंट आपने ट्रांसफर की उसी पल ये जो पेमेंट है किसी ना किसी बैंक में आ जाती है। लेकिन पेटीएम ने थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाया। उसने क्या किया कि कस्टमर और बैंक के बीच में कौन है? पेटीएम। तो क्यों ना इस पैसे को हम अपने पास ही रोक लें। और ये एक बैंक की तरह काम करने लगा। जो बात आरबीआई को खटक रही थी, आरबीआई को इसकी 3-4 बातें मुख्य तौर पर खटक रही थी। एक तो कस्टमर की केवाईसी ढंग से ना होना, दूसरा चाइना से जो जानकारी थी वो साझा होने का कहीं ना कहीं खतरा था या इस तरह के खतरे हो रहे थे, तीसरा जो लोन देने की प्रक्रिया थी वो भी पेटीएम ने शुरू कर दी, चौथा जो कस्टमर्स को लेके जो जिम्मेदारी बनती है किसी भी बैंक की कि उसके दस्तावेज वेरीफाई करना, वो पेटीएम नहीं कर पा रहा था। यानी पेटीएम पूरी तरह से एक बैंक की तरह तो काम कर रहा था, लेकिन बैंक वाली जो शक्तियां हैं कस्टमर के ऊपर वो लागू नहीं कर रहा था, मनमानी कर रहा था। क्योंकि पेटीएम पेमेंट जैसे बैंक खोलने के लिए आपके पास महज 100 करोड़ रुपया होना चाहिए और नॉर्मल बैंक खोलने के लिए जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है 500 करोड़ रुपए के एफर्ट्स होने चाहिए। 500 करोड़ रुपए आपको जमा करके दिखाना पड़ता है, तब आप कमर्शियल बैंक खोल सकते हैं। ये 100 करोड़ में 500 करोड़ वाला काम कर रहा था, जिसको लेकर के एक बार आरबीआई ने इस पे ऑडिट की भी पेनल्टी लगाई थी। मुझे ध्यान आ रहा है बात करते करते आपसे कि शायद 5.5 करोड़ रुपए की इस पे पेनल्टी भी लगाई गई थी, क्योंकि पेटीएम अपनी ऑडिट करवा ही नहीं रहा था। वो पैसा ले रहा है और किस तरह इस्तेमाल कर रहा है ये बात ऑडिट में साफ हो सकती थी, लेकिन बायजूस की तरह ये भी ऑडिट से पीछे हटता रहा और लगातार ऑडिट नहीं करवा रहा था। तो आरबीआई ने इस पे एक बार सख्ती दिखाते हुए 5.5 करोड़ की ऑडिट पेनल्टी भी लगाई थी। दोस्तों, अब वीडियो के अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि जो पेटीएम पेमेंट ऐप है पेटीएम, इसके बंद होने से आपके पैसे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, जो शेयर होल्डर हैं इसके या जिन्होंने आईपीओ लिया है वो आईपीओ से अपना पैसा, शेयर मार्केट से पैसा अवश्य निकाल लें, ऐसा मेरा सुझाव है। क्योंकि जो कंपनी काम ही नहीं करेगी तो उसका नीचे ही आना शेयर है और आईपीओ भी नीचे है, तो बेटर है कि आप उसको निकाल लेंगे पैसा, तो अभी मिनिमम रिस्क पे आप अपने पैसे को सेव कर सकेंगे। लेकिन जिन लोगों ने पेटीएम में पैसा डाला हुआ है, चाहे वो बैंक में या पेटीएम वॉलेट में, वो हर हाल में सुरक्षित है। क्योंकि पेटीएम का ये दावा है कि वो रुपए गूगल पे की तरह कोई ऐसा क्यूआर कोड ले आएगा, स्कैनर, जिससे वो अपनी सेवाएं जारी रखेगा। तो इसलिए आप घबराइए मत। ये बंद हो रहा है नए कस्टमर बनाने के लिए, लेकिन जो पुराने कस्टमर हैं उनके हितों को आरबीआई ध्यान रखेगा। क्योंकि आर्टिकल 35A कस्टमर्स के हितों को ध्यान रखते हुए बैंकों पर सख्ती करने का जो प्रावधान है वो लागू किया गया है। इसलिए आप घबराइए मत, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। आपका पैसा पहले भी सेफ था, क्योंकि इसको मॉनिटरिंग तो आरबीआई कर रहा था ओवरऑल, और आज भी सेफ है और 29 तारीख के बाद भी सेफ रहेगा। शेयर वाले और आईपीओ वाले अपना समझ लें कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं उनको एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन वो समझ लें कि उन्हें करना क्या है। लेकिन जिन्होंने पैसा लगा रखा है वो लोग, या पैसा जमा कर रखा है वो लोग सेफ हैं, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, पेटीएम काम करेगा। 29 तारीख के बाद भी किस तरह करेगा ये आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि पेटीएम की तरफ से अभी इस तरह की कोई तस्वीर साफ नहीं की गई कि 29 तारीख के बाद रूप क्या होगा। हाँ,
उसका संदेश जरूर लोगों को मिल रहा है कि काम करता रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन काम कैसे करेगा ये तस्वीर 29 के बाद ही साफ होगी। इसलिए पेटीएम को लेकर जो भी दुकानदार हैं वो भी निश्चिंत रहें और जो ग्राहक हैं वो भी निश्चिंत रहें, क्योंकि पेटीएम नहीं डूबेगा पैसों को लेकर के, ये गारंटी है। क्योंकि इसको मॉनिटरिंग करने वाली और इसको परमिशन देने वाली भारत की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है। नमस्कार।